आज हमारा पॉलिटी जो कि संविधान, उसका भाग 3 है, मौलिक अधिकार। अंग्रेजी में इसको फंडामेंटल राइट कहते हैं। इसे हम अमेरिका के संविधान से लेकर आए हैं। ये हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो कि मनुष्य अपने जन्म के साथ लेकर पैदा होता है, लेकिन समय समय पर जो शासन करने वाले थे उन्होंने इसे छीन लिया। इसलिए हमारे संविधान में इसको लिख दिया गया, लिखित रूप दिया गया कि इसे कोई नहीं छीन सकता। इसका मतलब मौलिक अधिकार वो अधिकार है अभी वर्तमान समय में जिसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। ठीक है, कोई भी नहीं। हम अब इसके अनुच्छेद 12 से पढ़ना शुरू करेंगे। आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 के अंदर मौलिक अधिकार किस किस पे लागू होता है इसकी बात की गई है, यानी कि राज्यों की बात की गई है। राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा बताते बताते हमारे संविधान ने इसके अंदर 4 पॉइंटों को लिखित रूप दिया है। पहला पॉइंट तो है संसद, यानी कि संसद स्वतंत्र है, वो खुद के नियम कानून बना सकती है, उसके ऊपर किसी का भी रोक टोक नहीं चलेगा। इसके 2 सदनों को भी जोड़ा गया है, लोकसभा, राज्यसभा। दूसरा पॉइंट है राज्य सरकार। इसके अंदर विधान परिषद, विधानसभा, विधानमंडल, इन तीनों की बातें की गई है, यानी कि ये तीनों भी राज्य के अंदर स्वतंत्र है, अपना नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है। तीसरी, समस्त सरकारी अथॉरिटी, प्राधिकरण, अंग्रेजी में बोले तो अथॉरिटी। ठीक है, जितनी भी सरकारी अथॉरिटी हैं उन सबको इसके अंतर्गत रखा गया है। सरकारी अथॉरिटी में क्या क्या आ जाएगा? रेलवे, ठीक है, ये स्वतंत्र है अपना नियम कानून बनाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एयरपोर्ट पहले सरकारी था, प्राइवेट हो गए, लेकिन आज भी एयरपोर्ट जो प्राइवेट है। चौथा पॉइंट यही कहा गया है कि प्राइवेट प्राधिकरण, ठीक है, यानी कि अथॉरिटी। इसमें विश्वविद्यालय जो होते हैं, यूनिवर्सिटी, वो अपने नियम कानून बनाने के लिए सर्वोच्च है। या फिर कोई सा भी बोर्ड, किसी भी राज्य का बोर्ड, जैसे आरबीएससी राजस्थान का बोर्ड, आरबीएससी बिहार बोर्ड, ठीक है, आरबीएससी बिहार बोर्ड, या फिर सीबीएसई, ये जितने भी बोर्ड हैं ये वैसे तो प्राइवेट हैं, लेकिन इनको भी मान्यता प्राप्त है कि ये अपनी नियम कानून स्वयं बना सकते हैं, उन्हें लागू कर सकते हैं बगैर किसी के रोक टोक के। ठीक है, ये शुरू से ही हमारे संविधान में नहीं था, इसके ऊपर कुछ केस हुए, उसके बाद से हमारे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उन्होंने इसको जोड़ा। जो पहला केस हुआ था, क्योंकि संविधान का मतलब है, संविधान शुरू में जो लिखा गया वो तो ठीक था, लेकिन समय समय पे आवश्यकता के अनुसार उसमें चेंजिंग किया गया। जो पहला केस हुआ था हमारे, वो था राजस्थान के अंदर ही, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम मोहनलाली का केस हुआ था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने अनुसार क्यों काम कर रही है। उस समय हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है इसने आदेश दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो एक सरकारी प्राधिकरण यानी अथॉरिटी है, वो अपने नियम कानून बना सकती है। जैसे कि पहले जो मीटर हुआ करता था उसको लोग घर के अंदर लगवा लिया करते थे, लेकिन और उससे बिजली चोरी किया करते थे। जो पर्ची पकड़ाने वाला आता था दरवाजा ठकठकाते रह जाता था मगर कोई खोलता नहीं था। बिहार के आज भी बहुत सारे जगह पर ऐसा होता है। ठीक है,
और वो बाहरी पर्ची रख के चला जाता था, कोई भरता था कोई नहीं भरता था। नियम बहुत खराब थे, कोई जाता था पैसा मांगने तो अपना इलाका समझ के उसको पीट और दिया करते थे। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने सीधा नियम कर दिया कि बाहर मीटर लगेगा, और उसके अंदर भी अब चिप वाली व्यवस्था लाया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। जैसे मोबाइल का होता है, रिचार्ज कराओगे उतने पैसे का, इतने दिन बिजली आएगी, रिचार्ज खत्म बिजली खत्म, ठीक है। दूसरा जो केस हुआ था वो मद्रास विश्वविद्यालय एवं बनाम शांताबाई, ठीक है। शांताबाई ने मद्रास विश्वविद्यालय के ऊपर केस किया था कि वो अपने नियम कानून कैसे बदल रहा है। तो विश्वविद्यालय को जो सुप्रीम कोर्ट, केस तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो अब जाके इसके ऊपर नियम बना कि विश्वविद्यालय भी एक अपने आप में एक अथॉरिटी है, एक राज्य है, उसे आर्टिकल 12 के तहत स्वयं के नियम कानून अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की एवं उसे सुचारू रूप से चलाने की पूरी अनुमति है। उसके इस काम के लिए कोई भी उसको रोक टोक नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये दो केसों के बाद ये साबित हो गया कि जो आर्टिकल 12 है उसके अंदर प्राइवेट संस्थाओं को भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अंदर कहा गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन कुछ पॉइंटों को रखा गया है। पहला पॉइंट तो है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि वो सारे, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट नियम बना देती है या फिर कोई आदेश दे देती है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि वो गलत है, तो वो उसके सुधार के लिए दोबारा से उसके ऊपर विचार विमर्श कर सकती है और दोबारा से नियम कानून बना सकती है। यानी कि न्याय का दोबारा से पुनरावलोकन, जो न्याय उसने कर दिया था उसका दोबारा से जो अवलोकन कर सकती है, देख सकती है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट, वो सभी नियम कानून नष्ट हो जाएंगे संविधान के लागू होने के बाद। पूर्व के नियम समाप्त, संविधान लागू होने के बाद। भारत का संविधान जब लागू हुआ उसके बाद उसके अंदर लिखा गया है कि 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ उसके बाद से पहले के जितने भी नियम कानून है वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे। यानी कि उनकी बातें और उनका मान्य अब भारत के अंदर नहीं रह जाएगा। जैसा कि हर धर्म के लिए एक, आज से जब संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले लोग अपने धार्मिक किताब के अनुसार चला करते थे। जैसा कि जो मुसलमान धर्म के हैं, इस्लाम धर्म के, वो कुरान के हिसाब से चलते थे, जो हिंदू धर्म के हैं वो भागवत गीता के हिसाब से चलते थे, जो ईसाई धर्म के हैं वो बाइबिल के हिसाब से चलते थे, ठीक है। कोई गुनाह कर देता था उसके अंदर हर एक चीज की बात की गई है, इसीलिए लोग अपने समाज को उसके हिसाब से ही चलते थे, ठीक है। लेकिन संविधान लागू हुआ तो कहा गया कि नहीं, अब सब अपने अपने बुकों के हिसाब से नहीं चलेंगे, अपने धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से नहीं चलेंगे, वो चलेंगे तब मानव द्वारा निर्मित इस बुक जिसका नाम संविधान है इसके अनुसार ही चलेंगे, नहीं तो उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसके अंदर एक बात और की गई तीसरे पॉइंट में कि जो कानून सही है उनको रखा जाएगा और जो कानून गलत है उनको नष्ट कर दिया जाएगा, यानी कुप्रथा को नष्ट कर दिया जाएगा। कुप्रथा नष्ट और सही नियम लागू, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो बहुत सारे हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है उनके अंदर धार्मिक बातें की गई है, यानी कि कुप्रथा भी आज के समय में वो धार्मिक बातें कुप्रथा की तरह लगती है, ठीक है। तो उन कुप्रथाओं को नष्ट कर दिया जाएगा। और जो हमारे और कुछ नियम बहुत अच्छे हैं पहले के, जो उनके धार्मिक बुकें हैं सब लोगों की, अलग अलग धर्मों की, उनके अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयां लिखी हुई हैं, तो उनको रहने दिया जाएगा, जो गलत है उनको नष्ट कर दिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल लेने के लिए आप ले सकते हैं 3 तलाक। इस्लाम धर्म के कुरान में तलाक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तलाक ए सुन्ना और दूसरा, इसको पैगंबर मोहम्मद साहब ने रखा था, पैगंबर साहब, ये उनकी जबानी है। और दूसरा जो इस्लाम धर्म के लोगों ने बना दिया अपनी मर्जी से स्वयं, उसको कहते हैं तलाक ए विद्दत, ठीक है।
तलाक विद्दत को ही 3 तलाक कहते हैं। 3 तलाक। इस्लाम जो पैगंबर मोहम्मद साहब का तलाक सुन्नाम था उसके अनुसार का वो उन्होंने इसके बारे में कहा है कि यदि बीबी और शोहर में नहीं बन रहा है तो वो तलाक ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें दो जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनको गवाह बनाकर और एक हकम यानी कि काजी जिसको उनके धर्म में एक न्यायाधीश के तौर पे माना जाता है उसके पास जाकर दोनों के दोनों तलाक की बातें कर सकते हैं कि हम अब साथ में नहीं रहना चाहते। इसके लिए पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि जो पुरुष है उसको एक खास दिन का इंतजार करना चाहिए। खास दिन का इंतजार करने के बाद जब बीवी बहुत खुश हो तब उसको इस विषय पर बात करना चाहिए। और उसके बात करने के बाद 3 महीने तक अगर वो भी तलाक फिर भी लेना चाहती है तो 3 महीने तक तलाक देने के बाद वो ससुराल में रह सकती है। उसके बाद उसको कहीं और जाना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे खास दिन का इंतजार करने की बात इसलिए की है क्योंकि कभी कभार माइंड गुस्से में रहता है, गुस्से में कोई कह देता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन कोई खास दिन हो, समय बीतता है तो हमारा गुस्सा शांत हो जाता है, यानी कि हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा तो हम तलाक नहीं लेंगे। उन्होंने इस बात को सोच समझ के लिखा था। लेकिन जो वहां के जो इस्लाम धर्म के और व्यक्ति थे वो स्वयं को कुछ पता ही नहीं क्या समझते हैं, उन्होंने अपने मर्जी से एक बना दिया तलाक है विद्दत, इसको ही 3 तलाक। उन्होंने कहा कि जब भी पुरुष कह दिए गुस्से में हो या किसी भी चीज में पुरुष ने कह दिया कि तलाक 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 मतलब रिश्ता खत्म। ठीक है, एकदम जैसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कहते हैं फिल्मों में कट कट कट। ठीक है, 3 बार और सीन शुरू हो जाता है, वही हाल यहाँ पे किया गया। तो जो तलाक विद्दत था उसको हमारे सरकार ने नष्ट कर दिया। अब देखिए 2 तलाक है लेकिन इसको खत्म कर दिया, इसको नहीं किया। यहाँ पे यही नियम लागू होता है कि सही को रहने दिया जाएगा, गलत को हटा दिया जाएगा। ये कुप्रथा थी एक, महिलाओं को बहुत ज्यादा इसकी वजह से परेशानियां उठानी पड़ती थी। ठीक है, और उनके बच्चे अनाथ हो जाते थे। वो शादी उनके मन में एक डर सा लगा रहता, कभी दारू पी के ना आए और कह दे तलाक तलाक तलाक। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 13। हम अब आर्टिकल 14 समझेंगे। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के शुरू होता है इस हमारा जो मौलिक अधिकार है उसके अंदर व्यक्ति के मौलिक जो मूल अधिकार है उनकी बातें की गई है। तो आर्टिकल 14 से समानता का अधिकार शुरू हो जाता है। समानता का अधिकार यानी कि समाज में रहने के लिए उसे किस किस चीज में समानता दी जाए कि वो समाज में सक्षम, सुदृढ़ और एक अच्छे व्यक्ति की तरह बनकर निकले और आगे बढ़े। आर्टिकल 14 के अंतर कानून 2 पॉइंटों को रखा गया है। पहला, कानून के समक्ष समानता, और दूसरा पॉइंट है कानून का समान संरक्षण। इसका मतलब समझिए, कानून के समक्ष समानता यानी कि भारत के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उनको कानून के सामने वो सारे के सारे एक समान है। चाहे वो मुकेश अंबानी हो या फुटपाथ पे सोने वाला एक व्यक्ति, उस कानून अगर गुनाह उन्होंने किया है तो उनको भी उनकी वैसी कार्यवाही की जाएगी। उसी कटघरे में खड़ा किया जाएगा जिस कटघरे में एक गरीब व्यक्ति खड़ा होता है। उसी तरह जज उनसे सवाल पूछेगा, वकील उससे सवाल पूछेगा जिस तरह एक गरीब व्यक्ति से पूछता है, और उनको भी उसी तरह सजा दी जाएगी जैसे एक गरीब या कमजोर असहाय व्यक्ति को दी जाती है। यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। दूसरा पॉइंट कहा गया है कानून का समान संरक्षण, यानी कि ये तो चलो कानून हमको दे रहा है लेकिन कानून का समान संरक्षण। अब कानून ये तो मतलब संविधान दे रहा है लेकिन कानून हमें क्या दे रही है? कानून कह रहा है कि उसका समान संरक्षण होगा। यदि किसी व्यक्ति को संरक्षण चाहिए कानून का, वो प्रत्येक व्यक्ति को समान संरक्षण देगा। कोई कहता है कि मेरे जान को नुकसान है, कोई मुझे मारना चाहता है, तो उसको सिक्योरिटी दी जाएगी। ठीक है, अब बहुत सारे बॉलीवुड ने अभिनेता हैं जिनको सिक्योरिटी दी जाती है क्योंकि उनको कई बार हमले हो जाते हैं। ठीक है, और हमारे जो कानून का समान संरक्षण में आप ऐसा समझ सकते हैं कि देश के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं और उनको समान संरक्षण दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति फोन करके तुरंत पुलिस को फोन करता है कि हमारे यहाँ लड़ाई हो गई है, पुलिस तुरंत पहुंचती है। वो ये थोड़ी ना कहती है कि नहीं मुकेश अंबानी के घर के आगे लड़ाई होगी तो ही हम पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। ठीक है,
इसके अंदर ये दोनों बातें अलग अलग है और इन दोनों को अलग अलग जगह चलाया गया है। जो पहला है कानून का समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब समान है, वो है ब्रिटेन चलाया गया है, ब्रिटेन। और कानून का समान संरक्षण, यानी कानून का नजरिया सबके लिए एक समान रहेगा, वो अमेरिका से लाया गया है। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 इसके अंदर भेदभाव निषेध की बात की गई है। भेदभाव निषेध आर्टिकल 15 के अंदर कहा गया है किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान या फिर लिंग, उसको इसके लिए कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो या गवर्नमेंट संस्था हो, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कोई अगर व्यक्ति हो, लिंगायत कह रहा हूं, श्वेतांबर और दिगंबर दो तरह के होते हैं। एक श्वेतांबर होता है जो कपड़े पहनते हैं और दिगंबर जो नहीं पहनते। तो जो दिगंबर होते हैं वो नंगे रहते हैं। अगर वो भी पढ़ने के लिए किसी संस्था में जाता है या फिर किसी संस्था में नौकरी करने के लिए जाता है, वो नंगा ही जा सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता इसके लिए कि नहीं तुम कपड़े पहन के आओ, क्योंकि उसके धर्म के साथ खिलवाड़ होएगा अगर कोई उसको ऐसा जोर करता है तो। ठीक है, तो उसको नहीं रोका जा सकता। किसी सार्वजनिक स्थान हो, वहां पे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं पुरुष ही जाएंगे, महिला नहीं जाएगी, या फिर वहां पे महिला और पुरुष जाएंगे जो लेस्बियन जेंडर के हैं या वो जो कॉमन होते हैं वो नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई जन्म स्थान के आधार पर नहीं भेदभाव कर सकता कि नहीं तुम्हारा जन्म इस इलाके में हुआ है या राजस्थान में हुआ तो तुम केवल राजस्थान में ही रह सकते हो, इसके बाहर नहीं आ सकते। मूल वंश यानी आपके जाति और वंश के आधार पर कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। भेदभाव और जाति तो मैंने बताया, जाति के हिसाब से सबसे ज्यादा भेदभाव किया जाता है। SC ST वाले हैं उनके साथ जनरल और OBC वालों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं। इसीलिए जो ST SC वाले को यहीं से एक शब्द का उत्पत्ति होती है, उसका नाम है आरक्षण। आरक्षण क्या होता है? आरक्षण का मतलब होता है, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, एक जाति दूसरी जाति। आरक्षण ऊपर वाली जाति को नीचे लाने के लिए नहीं दिया जाता है, नीचे वाली जाति को ऊपर आ जाए इसके बराबर में, इसलिए आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण एक मान के चलिए कि जरूरी है, और लेकिन इसको बहुत जल्द भर जाना चाहिए। जो नियम कानून बनाए गए थे आरक्षण के हिसाब से कि आरक्षण हमारे देश के अंदर जो नीचे वाले तबके के लोग हैं उनको बहुत जल्दी ऊपर वाले तबके तक पहुंचा देगा, लेकिन हमारा कानून सही तरीके से उसको सुचारू रूप से चला नहीं पाते हैं, और बीच में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा होता है कि आरक्षण एक वोट लेने की कारण बन चुका है। मंत्री कहता है छोटी जातियों से आके कि हमें वोट दो, हमें जिताओ, इस बार हम तुम्हें आरक्षण 2% ज्यादा बढ़ा देंगे, और लोग भी जाके वोट दे देते हैं कि हम लोगों का आरक्षण 2% ज्यादा है। उन गधों को ये नहीं समझ में आता है कि अरे तुम हमें आरक्षण दे ही क्यों रहे हो, हमें आरक्षण मत दो ना, तुम हमें आरक्षण के जगह हमें शिक्षा दो, हमें स्कूल दो, हमें पढ़ने के लिए, ठीक है, हमें ऊंचे ऊंचे तबके तक पहुंचाओ, हम अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे, तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है हमें कि तुम हमें 2% आरक्षण दो। यानी आरक्षण की प्रथा ऐसे चलाए जा रहे हैं जैसे कि भाईचारा चलता है। ठीक है, यहीं से एक शब्द निकल के आया क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि वो नियम जिसके आधार पे आपको तय किया जाता है कि आपकी स्थान कौन सा है, आपके साथ भेदभाव कितना हो रहा है, तो आपका लेयर तय किया जाएगा कि आप कौन से क्रीमी लेयर में आएंगे और कितना आपको आरक्षण दिया जाएगा, 10%, 20%, 30%, 28%। ठीक है, तो आपको इस तरह दिया जाएगा। मूल वंश और जाति के आधार पर भेदभाव और भी होता है। जो नीचे तबके वाले लोग हैं, आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट की जॉब निकलती है उसके अंदर लिखा रहता है कि जो SC ST वाले हैं उनके लिए खास तौर लिखा रहता है हाइट भी थोड़ा सा कम रहे, नंबर भी थोड़ा सा कम रहे, ठीक है, दौड़ भी थोड़ा सा कम मार लेंगे तो भी उनकी भर्ती हो जाएगी। ठीक है, और जो जनरल और OBC वाले होते हैं उनके लिए ज्यादा होता है। तो जो OBC और जनरल वाले होते हैं उनके मन में ऐसा लगता है कि जो जनरल है वो क्या प्रकृति उनको ज्यादा करके देगी, नहीं, वो एक समान रूप है, लेकिन SC ST वाले को कम दिया गया है कि वो उनके बराबर आ सके। ठीक है, समझ रहे ना,
जो जनरल वाले हैं उनको ही समान माना गया है, जो एसटी वाले, एससी और एसटी वाले हैं उनको कम रखा गया है, ताकि ये भी ऊपर तक पहुंचे, सिस्टम के अंदर घुसे, अपनी प्रतिनिधित्व को दर्शाएं, अपनी बातों को रखें। लेकिन जो बन जाता है ना अधिकारी एससी एसटी में से भी, वो भी ससुरा भूल जाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। उसको तो बढ़िया चीज मिलने लगती है, उसको आराम मिलने लगता है, वो अपना स्वार्थ देखने लगता है, अपने जाति, अपने धर्म, अपने जाति, अपने देश के बारे में सोचना बंद कर देता है वो। ठीक है, तो ये भेदभाव निषेध के लिए आर्टिकल 15 लाया गया था। फिर आता है आर्टिकल, हम इसको मिटा देते हैं, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के अंदर लोक नियोजन की बात की गई है। लोक नियोजन, लोक नियोजन का अर्थ है गवर्नमेंट जॉब। प्रत्येक गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी व्यक्ति उसके अंदर भर्ती ले सकता है। उसको किसी भी जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, लिंग, किसी के भी आधार पर उसको पीछे नहीं रखा जाएगा, उसको छांटा नहीं जाएगा। ठीक है, महिला हो, पुरुष हो, या फिर आप लेस्बियन हो, लेस्बियन जेंडर के हो, ठीक है, कॉमन वाले हो, या फिर किसी भी स्थान से हो, आपका जाति किसी भी एससी एसटी ओबीसी जनरल कोई भी हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, वंश आपका कोई सा भी हो, ठीक है, आपको नहीं रोका जाएगा। ये आप फॉर्म देखेंगे तो उसके अंदर सब कुछ लिखा रहता है, सबके लिए व्यवस्था करके दी जाती है कि आपका प्रतिनिधित्व ऊपर तक पहुंचे, आपको किसी भी चीज के लिए नहीं रोका जाएगा। गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, लोक नियोजन, ठीक है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता क्या होती है? छुआछूत। छुआछूत एक पहले के जमाने की इतनी बड़ी बीमारी थी कि कैंसर उसके आगे फेल था। ठीक है, छुआछूत को लेकर हमारे देश में बहुत सारी प्रथाएं चली, बहुत सारे लोग मरे कटे, और मगर फिर भी इसको खत्म नहीं कर पाए। ये आज भी चलती आ रही है। हमारे गांव में आप जाके देखोगे, अभी भी जो स्थानीय लोग हैं, जो बहुत पिछड़ा इलाका है, वहां पे आज भी छुआछूत चलती है। लेकिन उसको ना हो छुआछूत किसी के साथ, इसीलिए इसको कानून ही बना दिया गया, हमारे मौलिक अधिकार में लिख दिया गया कि ये सबके लिए है, छुआछूत किसी के साथ नहीं किया जाएगा। वो रंग भेद हो, काला हो, गोरा हो, किसी के भी आधार पे नहीं किया जाएगा। गरीब हो, अमीर हो, या फिर किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसके साथ, किसी जन्म स्थान का हो, उसके साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा। यदि कोई ऐसा करता है तो कानूनी दंड है। छुआछूत को आप आज के टाइम में भी आप इतना समझ सकते हैं कि एक कहानी के तौर पे, जो केरल था, वहां पे एक महिला थी, छोड़िए, उस महिला के साथ इतना छुआछूत हुआ, उसका नाम नलिनी था, और रंग भेद के तौर पे उनमें ये प्रथा थी कि जैसे आप चल रहे हैं तो उनके पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था कि अगर वो आगे चलेंगे तो उनके पैरों का छाप भी मिटता जाए। मतलब उनके पैरों का छाप भी अगर ब्राह्मण धर्म के अगर कोई छू देता है तो वो उसके लिए अपशगुन माना जाता था। ठीक है, तो छुआछूत इतनी बड़ी बीमारी थी। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधि क्या होती है? किसी भी व्यक्ति का एक नाम होता है लेकिन उसको उपाधि दी जाती है। जैसे में समझ सकते हैं, महात्मा गांधी का नाम था मोहन दास करमचंद गांधी। ठीक है, लेकिन उनकी उपाधि जो दी गई थी, राष्ट्रपिता, अरे इधर से माता आएगा, राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा। ठीक है, ये सब क्या है? ये उपाधियां हैं, उनको दी गई उपाधियां। उनके कार्यों के अनुसार उन्होंने जो अच्छे अच्छे काम किए, समय समय पे उनको उपाधियां दी गई, ये उपाधियां हैं। ठीक है, लेकिन हमारे संविधान ने कहा कि ये उपाधियां तो केवल एक खास व्यक्ति को दी जा रही है। ठीक है,
लेकिन ये कानून ही कहता है कि समानता का अधिकार, यानी आप सबके लिए समान हो, आप ऐसी उपाधियां नहीं रख सकते। इन उपाधियों का अंत कर दिया गया, आपको आपके नाम से जाना जाएगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी कही गई कि कुछ उपाधियां ऐसी होती हैं जो प्रत्येक व्यक्ति रख सकता है, उन उपाधियों को नहीं हटाएगा, क्योंकि ये समानता का नियम है, यहाँ पे सबको समान देखना है। तो वो उपाधियां हैं जैसे शिक्षा से संबंधित या संस्थागत, आप इसको समझा रहा हूं, जैसे आप शिक्षा से संबंधित क्या हो जाएगा, DR डॉक्टर, पीएचडी कर लिया आपने, या फिर आप स्टूडेंट हो, आप कॉलेजियन हो या स्कॉलर्स हो, ठीक है, तो आप ये रख सकते हो। जैसे पीएचडी किए हुए डॉक्टर रखते नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये उपाधि ही है उनकी डॉक्टर, वो नाम क्या है डॉक्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पीएचडी की है, ठीक है, तो उनको ये उपाधि मिली हुई है, और जो भी पीएचडी करेगा उसको मिल जाएगी। यानी कि ये इन उपाधियों की तरह नहीं है जो एक खास व्यक्ति को मिलेगी, ये जो भी पढ़ेगा उसको मिल जाएगी। संस्थागत कौन कौन सी होती है, पुलिस, IAS, IPS, ठीक है, IRS, ये वो उपाधियां हैं। यदि आप इनको क्वालिफाई करते हो, अगर आप इसके अंदर से पास हो जाते हो इस क्षेत्र में, तो आपके नाम के आगे ऑलरेडी ये लग जाएगा। ये भी एक उपाधि है, लेकिन ये जो भी क्वालिफाई करेगा उसको मिल जाएगा। ये लेकिन एक खास व्यक्ति को दिया जाता था, और ये सबको मिल सकता है, जो जो क्वालिफाई करेगा उसको मिल सकता है। इसलिए इन उपाधियों को रखा गया और उस उपाधि को नष्ट कर दिया गया। लेकिन आज के समय में भी बहुत सारे अच्छे काम करने वाले लोग हैं और उनको उपाधियां मिलनी चाहिए। लेकिन क्या है कि अगर उनको उपाधियां चाहिए तो उसे हमारे राष्ट्रपति से आदेश लेकर, परमिशन लेकर ही उपाधि लेना पड़ेगा। हमारे देश में तो उपाधि दी नहीं जाती है, लेकिन अगर कोई बाहर का देश हमें उपाधि देना चाहता है, हमें राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति अगर आदेश देता है कि हाँ आप ले सकते हैं, तो ही हमें मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ये 14 से लेके और 18 तक हमारा समानता का अधिकार था, इसको हमने जान लिया। कल हम पढ़ेंगे हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि मनुष्य को स्वतंत्र रहने के लिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, वो किस किस क्षेत्र में स्वतंत्र है, वो 19 से शुरू होता है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।